गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तक पढ़ चुके थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सेल का पोटेंशियल ये सब कैलकुलेट करना हम लोग पढ़ लिए थे, सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए थे। कैसे हम लोग ये भी चेक करेंगे कि हमारा कोई अगर दो इलेक्ट्रोड है उसके हेल्प से सेल बनाना है तो उसमें कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये सब सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे, तो आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो कौन कैथोड है कौन आपका एनोड बनेगा। चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग फिर से करते हैं, देन हम लोग आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे आज। तो क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दिया हुआ है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ERP फॉर रिडक्शन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, सॉरी इन वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी का यूनिट हो गया, इन वोल्टेज। ठीक है, x3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी x प्लस, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है 1.74 वोल्ट, राइट। सेकेंड वन इज y2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, y2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेस टू न्यूट्रल y, देन Z2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Z2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेस टू Z, W प्लस इलेक्ट्रॉन, W प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेस। ठीक है, -1.38 -0.1 -1.38 -0.21 एंड 0.60 एंड 0.60। ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, 4 है हमारा इलेक्ट्रोड कोई भी होगा, और उसका सबका रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली विच सब्सटेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, which one is strongest oxidizing and reducing agent. First question is this. Second problem is which substance can be oxidized by Y2 plus, which can be oxidized by Y2 plus and can be reduced by Z। एक तो ये हो गया which substance can be oxidized by Y2 plus and which can be reduced by Z, right। Balanced equation for the cell reaction and calculate highest possible voltage, and third problem is highest possible voltage gained by forming two of the above हाफ सेल। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है कुछ यूँ, 4 हमारा हाफ सेल है, एक x वाला, एक y वाला जिसमें है, एक z वाला और एक हमारा w वाला। इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। प्रॉब्लम में ये कह रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम में कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इन सारे में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। विच कैन बी ऑक्सीडाइज बाई Y2 प्लस, Y2 प्लस से कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज
विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय जेड, सॉरी इसी में है कि जेड से कौन रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज गेन्ड बाय फॉर्मिंग टू ऑफ द हाफ सेल, मतलब इन सारे में से किसी दो के हेल्प से हम लोग को एक सेल को ड्रॉ करना है और कुछ ऐसा सेल बनाना है जिसमें से हम लोग को हाईएस्ट मैक्सिमम वोल्टेज जितना हो सके उतना मिल सके। आई बात समझ में? चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला में है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट पहले चेक करने के लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा किसके पास ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज़्यादा है, किसके पास रिड्यूस होने का नेचर ज़्यादा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये तो पढ़ चुके थे कि द वैल्यू ऑफ SRP से रिड्यूसिंग टेंडेंसी, खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ SRP। क्लियर? मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा उसके खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना क्या चीज़ ज़्यादा। अब खुद के रिड्यूस होने का जब टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो खुद रिड्यूस होगा तो कौन से एजेंट की तरह एक्ट करेगा? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ये फिर से हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन से एजेंट के? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर कि रिड्यूसिंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, कि रिड्यूसिंग टेंडेंसी हमारा किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? SRP का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसके पास खुद के रिड्यूस होने का नेचर उतना ज़्यादा, और जो जितना आसानी से खुद रिड्यूस हो जाएगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर? अब देखिए, तो हम लोग को पता करना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ये मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए SRP का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो SRP का वैल्यू मैक्सिमम, तो 1 का जो A का आंसर होगा, तो SRP का वैल्यू मैक्सिमम इन सारे में देखिए किस में है? तो X3 प्लस। तो X3 प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या चीज़ है? SRP। तो X3 प्लस आंसर आ गया A का। नाउ आंसर फॉर B, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो इसके अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए इसका वैल्यू सबसे कम। इसका वैल्यू सबसे कम किसके पास है? हमारा Y प्लस, सॉरी W प्लस। तो W प्लस इज आंसर। क्लियर? आई बात समझ में? होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन, आसान होता है इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना। विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय Y2 प्लस, मतलब Y2 प्लस से इन सारे में कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? मतलब Y2 प्लस को क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। मतलब ये कौन सा एजेंट की तरह एक्ट किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट किया। क्लियर? अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कब एक्ट करेगा? ये किसी दूसरे को कब ऑक्सीडाइज करेगा? ये किसी दूसरे को तब ऑक्सीडाइज करेगा जब उन सब से इसका SRP का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि SRP का वैल्यू ज़्यादा होगा तभी कौन सा एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो Y2 प्लस का चेक कीजिए कि SRP का वैल्यू किससे किससे ज़्यादा है। तो Y2 प्लस का हमारा है कितना? 0.60। ये किस किस वैल्यू से ज़्यादा है? तो इससे तो कम हो गया, इन दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब Z2 प्लस और W प्लस को Y2 प्लस आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। किसको किसको? Z2 प्लस एंड W प्लस। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो वापस से समझिए। देखिए, SRP के वैल्यू से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब SRP का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का कैरेक्टर, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसका टेंडेंसी ज़्यादा होगा। अब बोल रहे हैं कि विच कैन बी ऑक्सीडाइज बाय Y2 प्लस, मतलब Y2 प्लस से कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? तो कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? Y2 प्लस से कौन ऑक्सीडाइज होगा? मतलब Y2 प्लस को कौन से एजेंट की तरह वर्क करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तभी है ना दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो बोल रहा है विच कैन बी ऑक्सीडाइज बाय Y2 प्लस, मतलब Y2 प्लस से कौन ऑक्सीडाइज होगा? मतलब Y2 प्लस मस्ट एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और Y2 प्लस अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट किया देन उसके SRP का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज़्यादा। SRP का वैल्यू ज़्यादा होगा तभी ये कौन सा एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किन किन से इसका SRP का वैल्यू ज़्यादा है? तो Z2 प्लस से ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है? W प्लस से ज़्यादा है। तो इन दोनों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, जबकि X3 प्लस के लिए कभी भी ये एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि X3 प्लस के कंपेरिजन में इसके SRP का वैल्यू कम है। मतलब SRP का वैल्यू कम, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये नहीं हो सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा इसके लिए X3 प्लस हो सकता है। क्लियर? तो आंसर फॉर ए। देन आंसर फॉर बी, विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय जेड, जेड से कौन रिड्यूस्ड हो सकता है? मतलब जेड को रिड्यूस करना है दूसरे को, मतलब जेड इज एक्टिंग एज विच एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। अरे विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय जेड, जेड के द्वारा कौन रिड्यूस हो सकता है? दैट मीन्स जेड इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए SRP का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए SRP का वैल्यू कम होना चाहिए। तो जेड के वैल्यू से SRP का वैल्यू कम किसका किसका है? सॉरी,
गलत बोला गया मेरे से, विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय जेड, जेड से हमारा कौन रिड्यूस हो सकता है, तो जेड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करना चाहिए, क्योंकि इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करने के लिए इसके एसआरपी का वैल्यू कम होना चाहिए, तो जेड के एसआरपी का वैल्यू कम, तो इससे ज्यादा जितना एसआरपी वाला वैल्यू होगा सारे को ये रिड्यूस कर देगा, तो जेड के एसआरपी का वैल्यू कितना है -0.21, इससे ज्यादा कौन कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू तो कम हो गया, इससे ज्यादा है y2 प्लस, इससे ज्यादा है y2 प्लस और x3 प्लस, तो इन दोनों को कर देगा आसानी से। समझ में आया, नहीं समझ में आया? विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय जेड, मतलब जेड के द्वारा कौन रिड्यूस हो जाएगा, जेड के द्वारा रिड्यूस होने का मतलब ये है कि जेड को अगले को रिड्यूस करना है, मतलब जेड इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, जेड हमारा कौन से की तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जेड अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करने के लिए एसआरपी का वैल्यू हाई होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करने के लिए एसआरपी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लो, तो एसआरपी का वैल्यू जेड का लो होना चाहिए, ठीक है, तो इससे ज्यादा जितना भी होगा हमारा एसआरपी का वाला वैल्यू सारे को रिड्यूस कर देगा, तो इसका वैल्यू कम है, इससे ज्यादा इन दोनों का है, तो उसको आसानी से रिड्यूस कर देगा। क्लियर, तो ये हो गया सेकेंड। नाउ थर्ड, कैलकुलेट हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज गेन्ड बाय फॉर्मिंग टू ऑफ द एबव सेल, हाफ सेल, इन चारों में से किसी दो हाफ सेल का यूज करके हम लोग को एक सेल को ड्रॉ करना है जिसमें से मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज हम लोग को मिल सके। पहले तो वोल्टेज का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, मतलब सेल के ईएमएफ का, ई सेल इट इज ऑलवेज इक्वल टू, सॉरी या मैक्सिमम इनॉट ही मान लीजिए, स्टैंडर्ड अगर कंडीशन पे दिया हुआ है तो, या ई सेल हम लोग मान लें, कुछ भी, हमसे क्या मतलब है, इनॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट और ई रिडक्शन ऑफ एनोड, ई नॉट कहीं लेते हैं हम क्योंकि हम लोग इसी गाने पर हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग को सेल का वोल्टेज कैसे मिलेगा, तो सेल का वोल्टेज ऑलवेज ऐसे ही मिलेगा हम लोग को, किस तरह से मिलेगा सेल का वोल्टेज, तो सेल का वोल्टेज ऑलवेज हम लोग को मिलेगा, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को हमेशा क्या मिलेगा, सेल का वोल्टेज मिलने वाला है। अब देखिए इस वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए, इस वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि ये प्लस में है तो ये वैल्यू को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, साथ में ये वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, कि बहुत ज़्यादा में से बहुत थोड़ा सा घटाएंगे तब ना ओवरऑल ज़्यादा आएगा, कि बहुत ज़्यादा में से बहुत ज़्यादा ही घटा देंगे तो कम आ जाएगा, बहुत कम में से ज़्यादा घटा देंगे तो निगेटिव ही आ जाएगा, इस टाइप से ना। तो मतलब पॉजिटिव वाले टर्म को हाइयर होना चाहिए, निगेटिव वाले टर्म को क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। क्लियर, तब हम लोग को ई सेल क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अगर देखिए पॉजिटिव वाला टर्म ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो इस मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या कर दो, ये पुट कर सकते हो आप, तो अगर मान लीजिए इसको 1.47 पुट कर दिए, क्लियर। नाउ अब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम, एकदम सबसे कम। अगर मान लीजिए कि -1.38 पुट कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -0.21 पुट कर देंगे तो ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन अगर ये पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अरे ये पुट कर देंगे तो ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, मतलब -0.60। अरे क्लियर, आई बात समझ में ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया, हमारा नहीं आया, नहीं आया। चलिए देखिए क्या हम बोल रहे हैं, आपको बोल ये रहे हैं कि हम लोग को सेल का हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज हम लोग को मिलना चाहिए। तो सेल के हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज को मिलने के लिए अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव वैल्यू है तो ये तो हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना ही चाहिए। ये हमारा निगेटिव वैल्यू है तो ये हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ना, निगेटिव, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा ये वैल्यू रहेगा उतना हमारा घट जाएगा ना। अरे हाँ या नहीं, चलिए देखिए, तो ये वैल्यू तो मैक्सिमम हम लोग पुट कर दिए, ठीक। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम पुट कर दिए तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू था 1.47 पुट कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वैल्यू हम लोग को कैसा पुट करना है, मिनिमम, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम लोग इसको पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो सेल का पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा ना, तब तो ये वाला नहीं पुट करेंगे। अगर ये पुट करेंगे तो उससे कम बढ़ेगा, ये पुट कर देंगे तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट ही हो गया ना। तो मिनिमम तो ये वैल्यू चाहिए, लेकिन अगर ये वैल्यू हमारा ओवरऑल पॉजिटिव हो जा रहा है तो हम लोग क्या दिक्कत है, वो तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही है ना, तो इसको पॉजिटिव ही कर देने में ज्यादा फायदा है। आई बात समझ में ना? तो 0.60 पुट करे तो निगेटिव के साथ ही रह गया, तब तो कुछ वैल्यू घट रहा है। लेकिन अगर -1.38 पुट कर देंगे तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, इस का वैल्यू मैक्सिमम और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्लियर। तो इसको ये नहीं पुट करके अगर माइनस और माइनस ऑफ 1.38 पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस, ई सेल का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्लियर। ऐसे ये पुट कर देने से घट रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू मिनिमम तो आपको चाहिए, लेकिन अगर आपको अपोजिट ही मिल जा रहा है, निगेटिव वाला वैल्यू मिल जा रहा है, तो निगेटिव निगेटिव जरूर करके पॉजिटिव रहता है, और प्लस पॉइंट ही है ना। मतलब सेल को मैक्सिमम वोल्टेज वाला सेल को सेटअप होने के लिए क्या क्या मिलना चाहिए,
ये होना चाहिए क्या, कैथोड, दिस मस्ट एक्ट एज कैथोड एंड दिस मस्ट एक्ट एज क्या चाहिए हमारा, एनोड। क्लियर। तो अब इन दोनों का हम लोग सेल रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए। चलिए देखिए इधर, तो कैथोड पे हम लोग पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन ऑन कैथोड, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन दिया हुआ है, कैथोड पे रिएक्शन दिया हुआ है X3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स X प्लस। क्लियर। दिस इज द रिएक्शन ऑन कैथोड, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में चला गया, मतलब हमारा घट गया तो रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट वन इज एनोड। तो एनोड पे क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, एनोड हमारा ये एक्ट करेगा। तो अगर यही वाला रिएक्शन लिख देंगे तो ये तो रिडक्शन वाला रिएक्शन है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, मतलब इसका रिवर्स करके लिखेंगे, मतलब W विल गिव W प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ओवरऑल सेल के रिएक्शन को लिखने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेल रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर को इक्वल करते हैं, तभी वो कैंसिल होगा। इधर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पूरे रिएक्शन को कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से, और ऐड कर दीजिए। नाउ X3 प्लस W नहीं 2W प्लस 2W गिव्स X प्लस 2W प्लस। आई बात समझ में। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया, सेल रिएक्शन। अब हम लोग सेल का EMF निकाल सकते हैं ना, दैट मीन्स E नॉट सेल, दैट विल बी द E नॉट रिडक्शन ऑफ C फॉर कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एंड A फॉर एनोड। रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड इज बेसिकली दिस, रिडक्शन पोटेंशियल इसका दिया हुआ है 1.47 माइनस ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का है, या इसको अच्छे से लिख दीजिए, E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड ये है X+3 से X+1 में रिड्यूस होकर के आ रहा है, तो E नॉट X+3 टू X+ माइनस E नॉट, एनोड हमारा ये है Y प्लस से W, लेकिन हमको रिडक्शन वाला लिखना है, मतलब W प्लस से W। क्लियर। +1 से 0 रिडक्शन वाला हम लोग को यूज़ करना होता है ना, दैट मीन्स ये। नाउ अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.47 माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है -1.38, दैट मीन्स +1.38, वैल्यू कितना आ जाएगा 2.85 वोल्ट। आंसर। क्लियर। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर लेंगे। क्लियर। आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नीट वेट के पेपर में तो काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब इससे काफ़ी कहने का मतलब ये है कि कई बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं इनसे क्वेश्चंस को पूछे जाने की। क्लियर। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो टॉपिक है हमारा बेसिकली नॉर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। ओके। चलिए नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। दैट टॉपिक इज बेसिकली नॉर्स्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है हमारा? नॉर्स्ट इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्चुअल में इस चैप्टर का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट। एंड इंटरेस्टिंग भी। नॉर्स्ट इक्वेशन, देखिए ये नॉर्स्ट इक्वेशन है क्या, ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही। पहले तो हम लोग इसका यूज पढ़ते हैं कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। जैसे अगर हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट सारा स्टैंडर्ड कंडीशन पे है कि मतलब उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर, अगर हमारा कोई गैस प्रेजेंट है तो उसका प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, ये सब। तो अगर हमारा कंसंट्रेशन यूनिट था, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग चीज़ों को मेजर कर रहे थे, तो उस टाइम में हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते थे।
के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे ना उस सेल का पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज इजी टू कैलकुलेट, हम लोग हमेशा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब वही कंसंट्रेशन हमारा चेंज कर जाएगा देन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि दिस इज जिंक का इलेक्ट्रोड एंड इसमें Zn2+ आयन, इधर में Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ था 1 मोलर, ठीक है। और तब इस हाफ सेल का हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हम लोग को पता है कि E0 Zn से Zn2+ इसका वैल्यू आता है 0.76 वोल्ट। हम लोग कैलकुलेट किए थे यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यूनिट। लेकिन अगर यहीं पे हम कंसंट्रेशन बोल दें कि नहीं भाई कंसंट्रेशन तो 5 मोलर हो गया, अब तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तो अब तो इसका E0 सेल कैलकुलेट नहीं होगा, ई सेल कैलकुलेट होगा। मतलब E0 जो भी मतलब इस हाफ सेल का अब ई कैलकुलेट होगा, E0 नहीं, क्योंकि E0 इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही कि किसी भी सेल का पोटेंशियल हाफ सेल या फुल सेल वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी सेल के पोटेंशियल को किसी दूसरे कंसंट्रेशन पे या किसी भी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास प्रेजेंट है, दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज बेसिकली नॉस्ट इक्वेशन। क्लियर, आई बात समझ में। स्टैंडर्ड कंडीशंस को छोड़ करके बाकी दूसरे कंडीशंस पे अगर हम लोग सेल के पोटेंशियल को, हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करें, चाहे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल है, द इक्वेशन विच इज हेल्पफुल इज बेसिकली नॉस्ट इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन बेसिकली हेल्प्स या it helps to determine the potential of cell, it helps to determine the potential of cell at any concentration, किसी भी concentration पे, कोई भी 0.5 मोलर 0.8 मोलर प्रेशर अगर हाइड्रोजन गैस का है तो इतना है 5 atm 10 atm, किसी पे भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर हम लोग नॉस्ट इक्वेशन सॉरी मतलब सेल का पोटेंशियल, तो जो हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से करेंगे, दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इज बेसिकली नॉस्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है हमारा, नॉस्ट इक्वेशन। क्लियर, आई बात समझ में। हम लोग ऑलवेज डील करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल से, इसलिए इस इक्वेशन से भी जो हम लोग पोटेंशियल गेन करेंगे दैट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। नाउ जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एनी हाफ सेल, कोई हाफ सेल का रिएक्शन आपको दिया हुआ है, एनी हाफ सेल इज लाइक दैट, इस टाइप से आपको हाफ सेल का रिएक्शन दिया हुआ है। कोई हाफ सेल है आपका Mn+ एक्वस, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसपे n यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो न्यूट्रल होगा। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो 1 इलेक्ट्रॉन को, n यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, n इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हम लोग डायरेक्टली रिडक्शन वाला ही लिखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल से ही हमेशा डील करते हैं ना, तो +n ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन वाला। अब इस केस में देखिए हमारा इसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब ये हमारा कोई भी हाफ सेल है, अब इस केस में मान लीजिए कंसंट्रेशन 1 मोलर रहता तब तो स्टैंडर्ड वाला ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट अभी स्टैंडर्ड नहीं कैलकुलेट करना है, अभी हम लोग किसी के भी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए नॉस्ट इक्वेशन बेसिकली है क्या चीज़, तो नॉस्ट इक्वेशन इसी सेल का अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे पोटेंशियल निकालेंगे तो दैट विल बी ई, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये n यूनिट प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ पे इतना ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे ये एलिमेंट्री फॉर्म में मतलब 0, तो रिडक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे Mn+2 m, नॉट नहीं लगा है, दैट मीन्स ये किसी भी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं और इट इज ऑलवेज इक्वल टू E0 Mn+/m। क्लियर, E0 Mn+/m माइनस RT अपॉन NF ln। क्लियर, देखिएगा E0 Mn+2 Mn माइनस RT अपॉन NF, क्या क्या कौन कौन सा टर्म है मैं आपको बताऊंगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ M दैट इज सॉलिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ Mn2+। दिस इक्वेशन दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, ये E हमारा हो गया, दैट मीन्स एनी कंसंट्रेशन पे हम लोग कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो इसी से हमारा इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन का डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेरिवेशन में हम लोग तुरंत कर सकते हैं आसानी से गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मेन इक्वेशन है। क्लियर, आई बात समझ में। ई दिस मच मतलब ई इस सेल का या हाफ सेल का हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं एट एनी कंसंट्रेशन, इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हमारा माइनस
RT/NF ln जो प्रोडक्ट में रहेगा सो उसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट में रहेगा सो उसका कंसंट्रेशन। क्लियर? आई बात समझ में? मतलब ये हो गया प्रोडक्ट साइड, ये हो गया क्या चाहिए हमारा रिएक्टेंट साइड। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे नहीं लिख करके इसको ऐसे लिख दीजिए, कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट साइड। और अगर आपको याद होगा तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रिएक्शन कोसेंट QC। QC is what basically? The QC is nothing, it is simply the concentration of product upon concentration of reactant. This is basically QC, यही होता है ना। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, या फिर शायद अगर अच्छे से हम लोग लिखना चाहें तो इट इज सिंपली QC। इट इज सिंपली क्या चीज हमारा QC, यही होता है QC, where QC is what? Concentration, square bracket represent concentration of product divided by concentration of reactant. Any confusion? नहीं है। इस केस में अगर हम लोग लिखें, पहले इसमें तो हम लोग जान लेते हैं कौन चीज़ क्या क्या है। ये समझ में आ रहा है? दिस इज द सेल पोटेंशियल, रिडक्शन सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। दिस इज द इनॉट से रिप्रेजेंटेड, आपको समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आर क्या चीज़ है आपका? तो आर इज नथिंग, इट इज सिंपली गैस कॉन्स्टेंट। टी इज वाट? absolute temperature, that means 290। हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा केल्विन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। n इज बेसिकली n फैक्टर, या n फैक्टर इस केस में नहीं दे करके हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन का नंबर देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर के साथ ही n अटैच है। तो n फैक्टर होता है हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस n से 0, मतलब हमारा n फैक्टर n आ गया, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन के नंबर से काउंट करेंगे, हमेशा यूज़ करेंगे। तो इट इज सिंपली लिख दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको आप n फैक्टर के भी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज n फैक्टर। ठीक है, जिसको कैलकुलेट करना आपको आता है। नाउ F इज फराडे, F is basically Faraday and it represents the charge on 1 mole electron। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? It represents charge on 1 mole electron। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। और 1 फराडे का हम लोग वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 96500 कूलम C कूलम। ठीक है, 1 फराडे इट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम। हमेशा ध्यान रखना, इस वैल्यू को हम लोग बार बार यूज करेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? तो इस टाइप से तो बेसिकली हमारा कुछ नहीं आया, सिंपल सा आ गया ई सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो भी हाफ सेल है जिसका भी, माइनस RT/NF ln QC। क्लियर? क्लियर? एनी कंफ्यूजन नहीं है? इसको लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए, अगर इस केस में हम लोग लिखें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस, तो EMn प्लस टू m इट इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस टू m माइनस RT/NF ln QC को क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है हमारा? m सॉलिड, तो इट इज बेसिकली m सॉलिड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इलेक्ट्रॉन हमारा रिएक्टेंट नहीं है, मतलब कोई दूसरा स्पेसिस नहीं है, केमिकल स्पेसिस ये है केमिकल स्पेसिस, तो इसको लिखेंगे EMn प्लस एक्वस। क्लियर? मैं आपको बता चुका था, अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम याद होगा तो सॉलिड का एक्टिविटी ऑलवेज कितना होता है? 1। उसका हम लोग कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, हमेशा उसका एक्टिविटी हम लोग कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। ये फिर से सॉलिड है तो इसका एक्टिविटी हम लोग क्या लेंगे? 1, या फिर आप लिख लीजिए कहीं पे नोट करके, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज 1 यूनिट। एक्चुअल में ये एक्टिविटी होता है उसका, मैक्सिमम एक्टिविटी है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन यूनिटी, ऑलवेज हम लोग कितना लेते हैं उसको? यूनिटी, या फिर नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, 1 मतलब नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो चलेगा काम। क्लियर? तो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली EMn प्लस Mn फॉर नॉट मैग्नीज m, इस पे n यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 2m, इट इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस 2m माइनस RT/NF ln को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, इधर में हो जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिंपली Mn प्लस। क्लियर? होप आपको बातें समझ में आ रही होगी कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, हम लोग चाहेंगे तो ln को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम लोग और मॉडिफाई करते हैं। ये सब सारा लिखते जाइएगा, नोट ये सब करके।
चलिए क्या लिखे थे हम लोग, तो हम लोग बेसिकली लिखे थे E m यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू m इट इज़ इक्वल टू E नॉट n यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू m माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ mn प्लस, राइट, क्लियर, आई बात समझ में। नाउ हम लोग ln को log में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा E नॉट m n यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लैश m माइनस, हम आपको बताए थे कि ln को log में कन्वर्ट कर देते हैं 2.303 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 2.303 RT अपॉन NF, क्लियर। अब आ गया log 1 अपॉन mn यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लॉग को सॉल्व करना इजी है हमारे लिए। नाउ अब हम लोग इसमें जितना भी कांस्टेंट टर्म है उसको पुट कर देते हैं। अगर हमारा 298 केल्विन पे टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 298 पुट कर देंगे। आर का आपको वैल्यू पता ही है, जूल में कंसिडर करेंगे हम लोग, दैट विल बी 8.314। तो पुट कर दिए सारे कांस्टेंट वैल्यू को, तो ये आ जाएगा आपका E नॉट mn प्लस 2m माइनस 2.303, आर का वैल्यू हो गया 8.314 जूल पर केल्विन, रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, एन का वैल्यू तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा, और इसका वैल्यू आ गया 96500 कूलम इंटू लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ mn प्लस, क्लियर, यही बात समझ में, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, E mn प्लस 2m, ये पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाई n, जिसको आप 0.06 भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपॉन 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ mn प्लस। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, दैट इज E mn प्लस 2m, पूरा ln वाला नहीं लेकर के डायरेक्टली इसी को याद रखेंगे, क्योंकि डिफरेंट रिएक्शंस के लिए n का ही वैल्यू चेंज करेगा ना, बाकी सारा वैल्यू तो हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे R का वैल्यू हो गया, T का वैल्यू होगा, ये सब तो सेम ही रहेगा, फराडे का वैल्यू होगा, तो वो तो कन्वर्ट चेंज करने वाला नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे कि E रिडक्शन इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू ln कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज़, प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का हमारा 1 था इस केस में यूनिट, जैसे मान लीजिए, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं आपको किसी जनरल इक्वेशन के लिए लिखवा देता हूँ, जैसे अगर कोई हमारा जनरल इक्वेशन इस टाइप का है, कि मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, मान लीजिए इसमें से कोई भी सॉलिड नहीं है, सारे का कंसंट्रेशन हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो अगर हम लोग इसका ई सेल लिखेंगे या इसका हम लोग क्यूसी का वैल्यू लिखेंगे, क्यूसी मेन तो हमारा वही लिखना, तो क्यूसी का एक्सप्रेशन इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्यूसी का एक्सप्रेशन इसके लिए ये लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया जा चुका है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब इसके ई सेल का हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो ई सेल इट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट वाला कंसिडर करते हैं, माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग, डायरेक्टली ये लग सकते हैं क्यूसी, और क्यूसी की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो इस टाइप से कोई अगर जनरल इक्वेशन रहेगा तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, आई बात समझ में ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डायनियल सेल में हम लोग नॉस्ट इक्वेशन की हेल्प से सेल के पोटेंशियल को एट एनी अदर कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन करके ही आप लिख लो कि कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ डायनियल सेल। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट, और इसी के हेल्प से हम लोग दूसरे के लिए भी समझ जाएंगे। कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ डायनियल सेल एट एनी कंसंट्रेशन, किसी दूसरे कंसंट्रेशन पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए,
पहले तो डैनियल सेल का हम लोग सेटअप करते हैं कि डैनियल सेल बेसिकली है क्या। तो डैनियल सेल सिंपली क्या था हमारा, हम ये बार बार पढ़ चुके हैं कि हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट जिंक का होगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट कॉपर का होगा। ये था हमारा बेसिकली, ये हो गया इलेक्ट्रॉन कॉपर का, ये इलेक्ट्रॉन हो गया जिंक का, एनोड है, इस पर निगेटिव चार्ज होगा, ये वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्टेड है इस टाइप से, और इन दोनों के बीच में हमारा सॉल्ट ब्रिज एडेड होगा। इधर में कंसंट्रेशन होगा Zn2+ का, इधर में कंसंट्रेशन होगा Cu2+ का। हमारा जो भी होगा कंसंट्रेशन वो 1 मोलर से डिफरेंट होगा, मतलब कोई अदर कंसंट्रेशन पे हम लोग कैलकुलेट अभी कर रहे हैं। क्लियर, आई बात समझ में? चलिए, इस सेल के पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस सेल, इस सेल के पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं ई सेल। ये तो हमको पढ़ाया जा चुका है, दैट इज द ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। एनी कन्फ्यूजन? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट करेंगे तो यही चीज़ ई नॉट से रिप्लेस हो जाएगा। अभी हम लोग स्टैंडर्ड नहीं, जनरल कंडीशन पे कैलकुलेट करना है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एट जनरल कंडीशन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एट जनरल कंडीशन। पहले इस रिएक्शन का तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं कि इस रिएक्शन में होता है हमारा क्या क्या चीज़ है। ठीक है, नाउ अब इस रिएक्शन में आपको पता है कि एनोड पे हमारा क्या रिएक्शन होता है, तो एनोड होता है जिंक वाला, लेफ्ट साइड हमारा कंपार्टमेंट, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक सॉलिड विल बी कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रिएक्शन एट एनोड। देखिए ऑक्सीडेशन हुआ, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2। अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, तो कैथोड पे रिएक्शन होता है रिडक्शन वाला, तो कॉपर रिड्यूस हो जाएगा Cu2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग कॉपर सॉलिड। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ अगर ओवरऑल हम सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल के रिएक्शन को भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन विल बी, ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर जब इक्वल है तो जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस इज गिविंग Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये हमारा पढ़ा हुआ बात सब है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग इसमें ई सेल का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें तो ई सेल इट इज इक्वल टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू, कैथोड कौन है हमारा, कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन वाला मतलब Cu2+ टू Cu+2 से 0 रिडक्शन हो गया, माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड, मतलब ई एनोड क्या है Zn और Zn2+, रिडक्शन लिखना है तो ये Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन हम लोग उल्टा लिखेंगे, तो ई Zn2+ टू Zn। एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस टाइप से। तो हम लोग अगर ई Cu2+ टू Cu और ई Zn2+ टू Zn कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने आप से ई सेल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ अगर हम लोग पहली केस की बात करें कैथोड के बारे में, अभी हम लोग कैथोड को कंसीडर करके चलते हैं, तो कैथोड का क्या हम लोग को कैलकुलेट करना है, ECU2+ टू Cu। ठीक है, इसको हम लोग नॉस्ट इक्वेशन के, क्योंकि ये हमारा एट एनी जनरल कंसंट्रेशन है तभी तो नोट नहीं लगा हुआ है। अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे रहता तो वहाँ पे नोट लगा हुआ होता हमारा, तो जनरल कंडीशन पे है। क्लियर, तो अगर हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, नॉस्ट इक्वेशन के हेल्प से इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट विल बी E0 Cu2+ टू Cu, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, माइनस 0.059 अपॉन n फैक्टर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है कॉपर वाले में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग, कॉपर वाले के लिए लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉपर वाले के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में सॉलिड है, सॉलिड कॉपर मतलब प्रोडक्ट में आ जाएगा 1। क्लियर, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में Cu2+, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। एनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग को एट जनरल निकालना था, तो हम लोग नॉस्ट इक्वेशन का हेल्प लेंगे और नॉस्ट इक्वेशन की हेल्प से ये लिख सकते हैं। कोई दुराई वाली बात नहीं है हमारा। क्लियर, आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आया, वो आपको बात समझ में आई होगी। ये हो गया कैथोड। अगर हम लोग सेकेंड रिएक्शन लिखें एनोड पे, तो इसको तो कैथोड, इसको तो आप मार्क कर लीजिए। चलिए, ये हो गया कैथोड पे, कैथोड का हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को एनोड पे लिखना है, तो एनोड के लिए हम लोग को क्या लिखना है बेसिकली, तो ई Zn2+ टू Zn लिखना है, तो ई Zn2+ टू Zn इट विल बी इक्वल टू E0 Zn2+ टू Zn माइनस 0.059 अपॉन n फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2,
अब लिख दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में Zn2 प्लस है डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो Zn, वैसा लिख देंगे तो मेरे भाई गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं Zn2 प्लस टू Zn, तो रिएक्शन हमारा Zn2 प्लस टू Zn में होना चाहिए कि Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, ठीक है, क्योंकि ये ना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एक्शन एक्चुअल में ये हो गया है, रिएक्शन चेंज्ड, क्लियर। एनोड पे वही रिएक्शन होता है हमको पता है, लेकिन अभी हम लोग एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं +2 से 0 वाला, तो हम लोग रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखेंगे। तो इस केस में प्रोडक्ट में फिर से सॉलिड, तो प्रोडक्ट में सॉलिड मतलब लॉग, प्रोडक्ट में सॉलिड, रिएक्टेंट में क्या चीज़ है तो Zn2 प्लस, तो इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 1, कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ई सेल इट विल बी इक्वल टू ECU2 प्लस टू Cu, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है बेसिकली E0 Cu2 प्लस टू Cu माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ये ECU2 प्लस टू Cu का वैल्यू लिख दिए, माइनस Zn2 प्लस टू Zn, Zn2 प्लस टू Zn का क्या है E0, माइनस है तो पूरे में आ जाएगा, E0 Zn2 प्लस टू Zn माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। क्लियर? क्लियर? होप समझ में आ रही होगी आपको बात, राइट। अब देखिए इसमें से पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करके जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, दैट मीन्स चलिए देखिए इधर E0 Cu2 प्लस टू Cu और इधर से E0, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस E0 Zn2 प्लस टू Zn, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पे है माइनस 0.059 अपॉन 2, एनी कन्फ्यूजन नहीं है, ये माइनस 0.059, इधर भी है 0.059 अपॉन 2 कॉमन है, लेकिन ये माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा। इधर में माइनस हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, माइनस उसमें से कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचेगा फिर से माइनस लॉग क्या चीज 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नाउ अगर एक चीज आपको ध्यान होगा, अगर हम लोग ई सेल कैलकुलेट किए तो ई सेल इट इज इक्वल टू ECU2 प्लस टू Cu माइनस Zn2 प्लस टू Zn। यहीं पे अगर हम लोग E0 कैलकुलेट कर रहे होते तो ये हो जाता है E0 Cu2 प्लस टू Cu माइनस E0 Zn2 प्लस टू Zn। अरे होता है ना, अगर हम लोग E0 सेल इसका कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो ये क्या होता है E0 Cu2 प्लस टू Cu माइनस E0 Zn2 प्लस टू Zn। होगा या नहीं होगा स्टैंडर्ड वाला? अरे रिलेशन तो सेम ही होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे नॉट लगा देंगे, बाकी जनरल कंडीशन पे जनरल। तो यहाँ देखिए E0 Cu2 प्लस टू Cu माइनस E0 Zn2 प्लस टू Zn, यही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली E0 सेल, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज E0 सेल, क्लियर, माइनस 0.059 अपॉन 2। कोई दोहराई वाली बात नहीं है। एक रिलेशन आपको फिर से आता होगा, log A माइनस log B, log A माइनस log B, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, या इसको हम लोग किस चीज़ को सिंप्लीफाई करके ये लिखते हैं, तो ये बेसिकली log A बाई B को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। log A बाई B इट इज इक्वल टू log A माइनस log B, तो log A माइनस log B को log A बाई B लिख सकते हैं। ये देखिए log 1 अपॉन Cu2 प्लस माइनस log ये, तो log ये टोटल वैल्यू 1 हो गया, A हो गया, ये टोटल वैल्यू B हो गया, तो उसको लिख सकते हैं log A बाई B, तो इनटू log A क्या है, दैट इज 1 अपॉन Cu2 प्लस, दैट इज 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, और डिवाइडेड बाई B, तो ये चला जाएगा और डिवीजन में, तो 1 नीचे ही रह जाएगा, Zn2 प्लस ऊपर चला जाएगा, तो इनटू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन 1। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या आ गया, तो ई सेल इट इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऊपर में कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्टली हम लोग का लास्ट आ गया। इसमें पहला था इसलिए आपको मैंने डिराइव करके पूरा दिखाया कि कैसे सेल का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बाकी ये इक्वेशन तो डायरेक्टली हम लोग किसी सेल के लिए लिख सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी हमारी। चलिए समझ में आया बात।
अब देखिए इसमें देखने वाली बात क्या है, और यहाँ पे आप ई नॉट सेल तो आपको पता ही होगा कि ई नॉट सेल क्या है, वेयर ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस टू Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस टू Zn। ठीक है, राइट। चलिए अगर आप इस इक्वेशन को जो सेल का रिएक्शन का इक्वेशन है उससे मिला करके चेक कीजिए। ठीक है, तो ये तो ई सेल, इस पूरे सेल का पोटेंशियल, दिस इज ई नॉट सेल जो कि वो होता है हम लोग को पहले पढ़ चुके हैं, और क्या है 0.059, तो 0.059 तो होता ही हमारा मेन इक्वेशन में, अपॉन 2 इज बेसिकली 1, तो 2 इज बेसिकली n फैक्टर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इधर भी 2, जब सेम करोगे आप तो दोनों में सेम ही है, क्योंकि हम लोग सेल के रिएक्शन को लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों में सेम करते हैं ना, तो वो तो सेम ही रहेगा चाहे इसके लिए चाहे उसके लिए, तो वो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, अब सेल रिएक्शन में देखिए कि Zn2 प्लस कहाँ पे आ रहा है, तो Zn2 प्लस भाई इधर में आ रहा है, मतलब कौन से साइड आ रहा है, प्रोडक्ट साइड, और नीचे में कंसंट्रेशन में क्या चाहिए Cu2 प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, तो ये कहाँ है रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेन रिएक्शन में भी सेम ही इक्वेशन आ गया, ई सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट सेल वही 0.059 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो किसी भी सेल के लिए इतना स्टेप नहीं करके डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे Zn2 प्लस मतलब प्रोडक्ट, यहाँ पे Cu2 प्लस मतलब क्या चीज, रिएक्टेंट। क्लियर आई बात समझ में, क्लियर समझ में आया बात, हाँ होप आपको समझ में आई होगी। इसको मैं अभी करवाता हूँ डिफरेंट केसेस के लिए। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए आप। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना लंबा स्टेप नहीं करेंगे। हाँ बाकी होगा ऐसा ही, आपको होप समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं, पूरे सेल के पोटेंशियल को एट एनी अदर कंसंट्रेशन, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर उसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। बाकी अब तो इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को रिलेशन पता चल चुका है। देखिए मान लीजिए कोई भी आपका दूसरा इक्वेशन है, सपोज कि कहीं पे आपका सेल रिएक्शन कुछ इस टाइप का आया है, किसी भी केस में मान लीजिए, डायरेक्टली मैं आपको बतला रहा हूँ, कहीं पे सेल रिएक्शन आपका इस टाइप से डायरेक्टली आया है, सेल रिएक्शन का आपको लिखना आता ही है, जैसे Mn प्लस x solid obviously in aqueous state is giving Xn plus in aqueous state, या n को कन्वर्ट कर दीजिए किसी चार्ज में 2 प्लस यहाँ पे m सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली। अब इसका आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है, पूरे सेल का पोटेंशियल का लिखना है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे ई सेल, सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, ई सेल, तो ई सेल इट विल बेसिकली इक्वल टू ई नॉट सेल, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, ई सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस देखेंगे +2 से 0, इधर भी 0 से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का, तो डिवाइडेड बाई n मतलब 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में x2 प्लस, तो x2 प्लस इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो पावर भी 1, ये तो सॉलिड, तो प्रोडक्ट वाले को छोड़ देंगे सॉलिड वाले को, रिएक्टेंट में देखेंगे ये हमारा है, तो ये हमारा हो गया Mn2 प्लस2 प्लस, इधर में ये हमारा सॉलिड, इसका फिर से छोड़ देंगे, डायरेक्टली हमारा इसका नेक्स्ट इक्वेशन आ गया। बाकी हाँ अगर इसका आप ई नॉट से लिखने की कोशिश करोगे, दैट विल बी द ऑलवेज ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड होगा ना, कौन कैथोड है कौन एनोड देख लीजिए, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब ये हो गया कैथोड, ये 0 से +2 मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हो गया एनोड, मतलब ई नॉट कैथोड क्या चीज़ है हमारा ये, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब M2 + 2M माइनस, अगर हम लोग एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये एनोड है 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका उल्टा लिखेंगे रिडक्शन वाला, तो E0 x2 + 2x आ गया हमारा, तो दिस इज सिंपली, तो ई सेल हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, अपने आप हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, तुरंत आपका ई सेल कैलकुलेट हो जाएगा जब भी आपका कंसंट्रेशन ये सब गिवन रहेगा। क्लियर, तो होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आई होगी। जैसे मान लीजिए कि दूसरा एक कोई इक्वेशन है, सपोज कि इक्वेशन है आपका एक दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रोड आपका कॉपर का है, सपोज कि E0 Cu2 + 2 Cu इट इज़ गिवन 0.34 वोल्ट, और आपको दिया हुआ है E0 Ag + 2 Ag, सपोज कीजिए
ये कुछ भी दिया हुआ है, एग्जैक्ट तो वैल्यू मेरे को याद नहीं है, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि ई नॉट ए जी प्लस टू ए जी का वैल्यू दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये तो भाई आपका 2 इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, पहले इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से सेल को सेटअप करिए और उस सेल का हम लोग को नॉस्ट इक्वेशन लिख करके दिखाइए। तो पहले तो चेक कीजिए कि कौन कैथोड कौन एनोड। तो जिसका एसआरपी का वैल्यू ज़्यादा, उसके रिड्यूसन का टेंडेंसी ज़्यादा, तो वो कैथोड। एसआरपी का वैल्यू देखें, ये दोनों रिडक्शन ही है, +2 से 0 +1 से 0, दोनों रिडक्शन ही है। दैट मीन्स ये हमारा क्या चीज़ हो गया, कैथोड। दिस इज बेसिकली कैथोड एंड दिस इज एनोड, क्योंकि इसके एसआरपी का वैल्यू क्या है, ज़्यादा, दोनों तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो कैथोड पे अगर हम लोग रिएक्शन लिखना चाहें, क्योंकि जब तक सेल रिएक्शन नहीं मालूम रहेगा तब तक नॉस्ट इक्वेशन को लिख नहीं सकते हैं, तो कैथोड पे रिएक्शन लिखेंगे। तो कैथोड है हमारा एजी वाला, तो एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग न्यूट्रल एजी। अगर हम लोग ऑब्वियसली एक्वा स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। अगर हम लोग एनोड पे रिएक्शन लिखना स्टार्ट करें तो एनोड हमारा क्या हो गया, ये कॉपर वाला, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन है, मतलब कॉपर विल कन्वर्ट इनटू किस चीज़ में, Cu2+, तो कॉपर विल कन्वर्ट इनटू Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों तरफ इक्वल कीजिए, इधर में 2 है इधर में 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा हम लोग को, सेल रिएक्शन। नाउ तो इधर में 2 से मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस Cu सॉलिड इज गिविंग यहाँ पे 2Ag सॉलिड और यहाँ पे Cu2+ एक्वस। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली आ गया ना। अब सेल का रिएक्शन आपका आ गया बैलेंस। अब आसानी से आप ई सेल का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, तो दैट ई सेल इट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, जिसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक कीजिए, इधर में 2 इधर में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो ही गया था, तो दैट इज 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे Ag है सॉलिड, तो सॉलिड का तो कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लेंगे, तो ये छोड़ दिए, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, तो इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे, ये सॉलिड इसका छोड़ देंगे, Ag+, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ और इसका स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया। अगर आपको इस केस में इनॉट सेल पता करना पड़ेगा, तो इनॉट सेल इट विल बी, हम लोग जानते हैं कि ये होता है इनॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस इनॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर, कैथोड कौन है, तो कैथोड है आपका बेसिकली सिल्वर वाला, दैट मीन्स इनॉट सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो Ag+ टू Ag, और इसका तो इनॉट हमारा कौन है एनोड, तो कॉपर, कॉपर का रिडक्शन मतलब Cu2+ टू Cu, इसको पुट कर देंगे, अपने आप ही सेल आ जाएगा। होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो हम लोग कोई भी सेल रिएक्शन के लिए, कोई भी सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ही नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे, गिवन पार्ट दिया हो रहेगा, हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन पे सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और नॉस्ट इक्वेशन लिखने के लिए आपको सेल का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सेल के रिएक्शन लिखने के लिए कैथोड एनोड पहचानना पड़ेगा, कैथोड एनोड पे रिएक्शन लिखना पड़ेगा, अपने आप ये सेल का रिएक्शन आप लिख लोगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इसी में कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।